जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इधर आईपैक को बचाती रह गई और उधर आईपैक अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बंगाल से निकल गई। आईपैक ने, जैसा कि खबरें आ रही है, बंगाल में अपना कामकाज ठप कर दिया है। अपने कर्मचारियों को एक लंबा चौड़ा ईमेल लिखकर कंपनी निकल चुकी है। आईपैक, जो कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल में चुनाव प्रचार से लेकर रणनीति बनाने, सरकारी योजनाएं भी बनाने, निगरानी करने, जासूसी करने और भी कई तरह के काम जो है आईपैक ममता बनर्जी के लिए किया करती थी। वो तृणमूल कांग्रेस की एक विंग की तरह ही बन गई थी। लेकिन अब वही आईपैक जो है वो बंद हो चुकी है। एक खबरें हैं कि आईपैक ने अपने एम्प्लॉय को, जो कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में जो इनका दफ्तर है, वहां के जो इनके कर्मचारी हैं, उनके पास एक मेल गया है और उसमें कंपनी ने लिखा है कि कानूनी बाध्यताओं के कारण हमें ये काम अभी रोकना पड़ रहा है। आपको 20 दिनों की छुट्टी दी जाती है। 11 मई के बाद हम स्थितियों का आकलन करते हुए देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब जब से ये मेल और इसकी खबरें बाहर आई है, मेल तो बाहर नहीं आया है, उसका कुछ टेक्स्ट बाहर आया है, लेकिन जब से ये चीजें सामने आई है तो ममता बनर्जी ऐसी आग बबूला हो गई है कि यहाँ तक कह रही है कि आईपैक पे जो लोग काम करते हैं उन्हें मैं नौकरी दूंगी, उन्हें मैं रख लूंगी, वो टीएमसी के कार्यकर्ता बन जाएंगे। और पहले तो वो कह रही है कि ये सब खबर ही झूठी है, आईपैक यहाँ से बंद नहीं हुई है। और फिर दूसरी तरफ कह रही है कि आप इन्हें भगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार भगाना चाहते हैं उन लोगों को, वो संगठन, वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर दबाव डालकर उन्हें भगाना चाहते हैं। और वो लोग, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो लोग टीएमसी में ही शामिल हो जाएंगे, मैं उन्हें नौकरी दूंगी, काम दूंगी। ममता बनर्जी ऐसे बोल रही हैं कि आईपैक, जो कि एक चुनाव प्रचार की इकाई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं की बात हो रही है, टीएमसी के लोग, उनके बेहद करीबी लोगों की बात हो रही है कि जिनके अगर यहाँ से काम छूट गया तो मैं उन्हें काम दूंगी। आईपैक, ममता बनर्जी टीएमसी के अंदर इतना गुथा हुआ है, ये साफ दिखता है कि उधर आईपैक का दफ्तर बंद हुआ, इधर ममता बनर्जी बौखला गई। एम्प्लॉइज से कुछ लेना देना नहीं है, बात ये है कि वो संभाल क्या रहे हैं। बात यह है कि ममता बनर्जी के सिर पर चुनाव है और आईपैक इनका आधे से ज्यादा कामकाज देखता है चुनाव का। जैसे कि जब ईडी की रेड पड़ी थी तो ममता बनर्जी दौड़ दौड़ कर गई थी, इन्हीं इसी दफ्तर में गई थी, जो दफ्तर फिलहाल बंद हो गया है, ताला लग गया है, उसी दफ्तर में ममता बनर्जी पहुंची थी। वहां पर उन्होंने ईडी को छापेमारी से रोका, दस्तावेज उठाकर ले आई। प्रतीक जैन के घर पर भी पहुंची थी, वहां से भी कागज, दस्तावेज, डिजिटल सबूत उठाकर ले आई। तो ये तो पूरा बचाने की कोशिश में थी। मामला कोयला तस्करी का है, कोयला तस्करी के 50 करोड़ का, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी इसमें आता है। और अभी विनेश चंदेल, आईपैक के एक डायरेक्टर, पकड़े गए हैं। अब धीरे धीरे तार तो जुड़ रहे हैं और तार जो है वो इधर भी पहुंचेंगे, बंगाल में टीएमसी तक, क्योंकि कोयला तस्करी तो बंगाल में हुई है। अब इस दफ्तर को ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश की कि यहाँ से कुछ ले जाने ना दूं, लेकिन अब जिस तरह से ईडी का शिकंजा कस रहा है तो बहुत समय तक यहाँ चलना भी नहीं था। इनके लिए मुश्किलें आनी ही थी। अभी तो प्रॉपर्टी संभवतः की अटैच हो जाए कुछ, इनका ईडी अगर आगे और एक्शन ले, और इस मामले में इस तरह के एक्शन हुए भी हैं। अभी ये बंगाल के अंदर कई लोगों की कोयला तस्करी मामले में, कारोबारियों की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। आईपैक पर भी एक्शन हो सकता है। आईपैक में ईडी की कार्रवाई बहुत ज्यादा अंदर तक अब हो चुकी है। ईडी के पास काफी चीजें हैं। विनेश चंदेल को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया, और यहाँ तक कि प्रतीक जैन की पत्नी बारबी जैन और उनके भाई पुलकित जैन को भी समन दिया गया था, उन्हें ईडी के सामने पेश होना था। ईडी का कहना है कि 50 करोड़ का लेन देन हुआ है कैश का, और उसको छुपाने की कोशिश की गई है, ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश हुई है। और इसमें से 20 करोड़, करीब 2700 करोड़ रुपया इस्तेमाल हुआ है गोवा के चुनाव में टीएमसी के लिए। अब ये पैसा इन्होंने कैसा गायब किया? इन्होंने फर्जी बिल दिखाए, फर्जी इनवॉइस दिखाई, दूसरी कंपनियों को हमने सेवाएं दी, वो कंपनियां थी ही नहीं। फर्जी लोन दिखा रखे हैं इन्होंने हवाला कारोबार का इस्तेमाल किया, एजेंट के जरिए पैसे पहुंचाए गए। तो ये सारी चीजें ईडी के सामने इसके सबूत है। पीएमएलए के तहत धारा लगाई गई है और इसीलिए विनेश चंदेल को भी पकड़ा गया है। अब 2 डायरेक्टर है, ऋषिराज सिंह और प्रतीक जैन। तार उन तक पहुंच सकते हैं। अभी प्रतीक जैन की बारी आ रही है, क्योंकि उनके करीबियों से खंगाला जा रहा है। और इसीलिए बंगाल में भी, कोलकाता में भी छापेमारी हुई थी कि वहां से भी कुछ चीजें हासिल होती तो ईडी के पास और आधार मजबूत होता। और ईडी का यहाँ तक कहना है कि इन लोगों ने अपने एम्प्लॉइज के फाइनेंस वगैरह से जुड़े हुए मेल डिलीट करवा दिए, ताकि ईडी के हाथ सबूत ना लगे।
अपना तो मिटाया ही, एम्प्लॉइज को भी बोला अपने मेल डिलीट कर दो। तो यहाँ जब इतनी चीजें सामने आ गई हैं तो बात तो प्रतीक जैन तक भी आएगी ही। अब वो कुछ समय का इंतजार है, इसीलिए अपना दफ्तर इन्होंने बंद किया है। कुछ तो इनके ऊपर लीगल कारण है, कुछ इनके ऊपर समस्याएं आ रही है, ये फंस रहे हैं, इसलिए आईपैक को अब बंगाल से बाहर जाना पड़ रहा है। अब इसका असर देखिए, ममता बनर्जी के ठीक जो है, अब एकदम चुनाव है, एक किनारे पर एकदम चुनाव है। अब ममता बनर्जी को इस समय पर ज्यादा फोर्स की जरूरत है, ज्यादा लोगों की जरूरत है, और इसी समय आईपैक का दफ्तर बंद हो गया है। अब कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये बात है, लेकिन दफ्तर बंद होने का मतलब यह है कि एक्टिविटी कम हो जाती है। और जिस तरह से काम चल रहा था, फीडबैक लिया जा रहा होगा, इस वक्त तो एकदम फुल फ्लेज्ड काम होता, क्योंकि चुनाव है। तो ऐसे समय पे दफ्तर बंद हो जाना यानी कि आधी ताकत कम हो जाना, तो ममता बनर्जी को इसका असर पड़ेगा ही। क्योंकि आईपैक करता क्या क्या था, सिर्फ प्रचार का काम नहीं करना है, कैंपेन नहीं करता था। एक तो वो ब्लैक व्हाइट मनी तो अलग ही है, वो तो अलग ही चल रहा था, लेकिन इसके अलावा आईपैक इसमें इनके लिए योजनाएं तैयार करना, फीडबैक लेना, और उस फीडबैक के आधार पर फिर कुछ चीजें करना, अलग अलग जगह कैंप लगाना, जहां पर लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं, लोगों को जोड़े, या टीएमसी का ही प्रचार हो उसके जरिए। तो इस सब में आईपैक की भूमिका रहती थी। यहाँ तक कि जो एमएलए हैं उनके दफ्तर में भी आईपैक के कुछ एम्प्लॉय बैठे रहते थे, तो निगरानी का काम भी करते थे। और यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी ने तो ये भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पिछली बार लोकसभा में चुनाव लड़ा तो उनका कहना था कि इन्होंने तो यूसुफ पठान को उतारा था। तो और अधीर रंजन चौधरी हिंदू हैं, भले ही कांग्रेसी हैं, लेकिन जब सामने मुसलमान होगा तो कांग्रेसी हिंदू की भी कोई औकात नहीं है। तो इन्होंने बताया कि उस वक्त माहौल को सांप्रदायिक बनाने में, हिंसात्मक बनाने में आईपैक की भूमिका थी। आईपैक ये सब भी करता है, ऐसे आरोप इनके ऊपर लगते हैं। बीजेपी भी आरोप लगाती है कि आईपैक दंगा भड़काना, या कहे कि एक तरह से पोलराइज करना माहौल को, उसकी कोशिश, उसमें भी आईपैक की भूमिका होती है, हिंसा में भी होती है। और ममता बनर्जी की बहुत ज्यादा निर्भरता आईपैक पर हो गई है, इनकी कई चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप इसे टीएमसी ही कह दें, तो टीएमसी 2 कह दें, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जब इतनी ज्यादा निर्भरता है, और ऐसे में अगर आईपैक को अपना दफ्तर बंद करके जाना पड़े, तो ममता बनर्जी के लिए संकट आएगा। इसीलिए वो कह रही है कि मैं उनको नौकरी दे दूंगी, वो टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे। आईपैक के कर्मचारियों को आप क्यों नौकरी देंगी, आप क्यों उन्हें टीएमसी में शामिल करेंगी? आपके तो सिर्फ कैंपेन ही तो देख रहे हैं, वो देखेंगे कि आपका काम कैसे रिप्लेस करें। अब अगर सामान्य तौर पे देखें, कोई कंपनी किसी इसके साथ, क्लाइंट के साथ काम करती है, कोई वादा करती है, डील होती है, तो वो कंपनी देखती है कि उसे रिप्लेस कैसे करना है अपने एम्प्लॉयज को, अगर कुछ एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी वजह हो गई। ऐसा तो नहीं होता है कि क्लाइंट ही अपनी कंपनी में रख लेता है। यहाँ तो ममता बनर्जी रख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को जरूरत है। अब एक तरह से जितने आईपैक के कर्मचारी काम कर रहे थे, वो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह थे। अब उनको रिप्लेस कैसे करेंगी ममता बनर्जी? तो इसीलिए उनको टीएमसी में भर लो, टीएमसी की तरफ से उनको पैसा दो। तो कार्य आप ऐसे तो सैलरी नहीं दे सकते हैं, कोई ना कोई पद पर किसी को रखेंगे, तब तो आप भी टीएमसी की तरफ पैसा देंगे, टीएमसी की तरफ से। तो इसी की तैयारी में ममता बनर्जी होंगी। और अगर आईपैक का दफ्तर बंद ही नहीं हुआ है, तो इतना पैनिक क्यों कर रही है? अब इसका चुनाव पे तो असर है नहीं कि लोग ये देखेंगे अच्छा आईपैक का दफ्तर बंद हो गया, नहीं हो गया तो हम वोट इस आधार पर डालें। आईपैक का दफ्तर बंद हो गया तो आपका ये बौखलाहट समझ आती है। अगर बंद नहीं हुआ होता, अगर ये सब अफवाह होती, तो आप गुस्सा किस बात से हैं? ये तो एक सामान्य सी बात है, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन दफ्तर बंद हुआ है। और ये सब हुआ है, जो सख्ती इस वक्त की गई है, जो इस वक्त आईपैक पर ताबड़तोड़ छापे हुए हैं, जो गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरह से कोयला तस्करी का पूरा मामला निकल कर आ रहा है, इसके कारण ममता बनर्जी परेशान है। इसके कारण आईपैक को बंद करना पड़ा। अभी तो यहाँ से हुआ है और कहीं और से भी हो सकता है, क्योंकि ये चल किस आधार पे रहा था? एक टीएमसी के साथ डील थी इनकी ज्यादा, एक अभी डीएमके के साथ थी। तो अब मेन सोर्स जो था वही समस्या हो गई है कि टीएमसी पेमेंट कर रही थी, कि पेमेंट का तरीका अब इस तरह का पैसा था कि हाँ मिलजुल कर करेंगे, और जो उससे अवैध पैसा आएगा वही तुम्हारी फीस है। ये कौन जानता है? तो जांच में पता चलेगा। जिस तरह के सबूतों की बात हो रही है, जो चीजें निकल कर आ रही है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि ये तो अवैध पैसा ही क्या फीस बनी हुई थी। हालांकि ये सब तो और जांच के बाद साफ होगा, लेकिन बंगाल में वो भी इस वक्त अपना दफ्तर बंद करना, यहाँ से कामकाज सिमटना, यानी कि ये बुरे फंसे हुए हैं।
ईडी के चंगुल में है। ईडी ने इनके खिलाफ काफी सबूत या चीजें हैं, और जिस तरह से ईडी लगातार बुला रहा है जांच के लिए, तो ये लोग यहाँ पर दफ्तर बंद करके, इकाई बंद करके कुछ ना कुछ बचने की भी कोशिश कर रहे होंगे, और इस दबाव के कारण इनका जो है कामकाज भी जरूर इससे असर पड़ा होगा इस पर। तो यहाँ आईपैक तो फंसा हुआ है, और साथ ही ममता बनर्जी भी फंसी हुई है, और जैसे जैसे इसके तार खुलेंगे, और अगर ममता बनर्जी हार गई, तब तो फिर ना तो आईपैक बचने वाला है, ना तो ममता बनर्जी इस कोयला तस्करी के मामले से बचने वाली है, यानी टीएमसी के नेता। अब ममता बनर्जी तो डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर ये चीजें हैं तो इसमें टीएमसी के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट जरूर है, तो किसी ना किसी का नाम तो सामने इसमें आएगा ही। फिर इनके पास अगर चुनाव हार गई तो राज्य की शक्तियां भी नहीं रहेंगी कि उस शक्ति के तहत बचा सके। ईडी को ना घुसने दो, सीबीआई को ना घुसने दो, या वहां से निकले तो कहीं और पोजीशन दे दो, तब तो वो भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब इनके ऊपर एक साथ कई संकट है, चुनाव भी संकट है, आईपैक का भी हाल खराब हो रहा है, कोयला तस्करी का मामला चल रहा है। तो अब इन सब के बीच में ममता बनर्जी, इसीलिए चुनाव उन्हें इस बार जो निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है वो उन्हें बड़ा ही पक्षपाती लग रहा है, क्योंकि इस बार उनकी कुर्सी पर संकट बना है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।